A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and channel is UGC Education Paper 2. Yes, now I am back with a new topic that is very important about the instructional design. I have covered with the last topic जो था मैंने instructional design पढ़ाया था. Then अब हम उसको relate कर रहे हैं learning theories से. ठीक है, लर्निंग थ्योरीज बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म इन 3 कॉन्सेप्ट्स में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जाने से मतलब आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड लर्निंग थ्योरीज. हम कॉन्टेक्स्ट 3 ले रहे हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म. यानी कि बेसिक्स करते हैं पहले कि बिहेवियरिज्म होता क्या. इट फोकस ऑन द न्यू बिहेवियरल पैटर्न दैट इज being repeated until it becomes automatic. जब तक कि वो बच्चा सीख नहीं जाता तब तक हम उन्हें जो है न्यू बिहेवियरल पैटर्न को इंट्रोड्यूस करते हैं. कॉग्निटिविज्म होता है कॉग्निटिव यानी कि समझाना, जो पहले से ऑलरेडी आपके पास है नॉलेज में उसके अंदर ऐड ऑन करना. जैसे चेंजेस इन बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड, जैसे बच्चा हर रोज़ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, कुछ चीज़ों को दिमाग में रखता है और उन्हीं के साथ में रिलेट करता है एंड यूज टू इंडिकेटर्स एज टू व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द लर्नर्स माइंड. कंस्ट्रक्टिविज्म होता है लर्निंग समथिंग न्यू, राइट. फोकस करता है प्रिपेयरिंग द लर्नर फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द एम्बिग्यूअस सिचुएशन. दैट मीन जो उसने सिचुएशन पहले नहीं फेस की है उस सिचुएशन में उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देना ताकि वो नई स्किल्स को डेवलप करे, नई जो एक सोच है, इंसाइट है, उसको डेवलप करे. एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले है बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म सिस्टमैटिक अप्रोच है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर. इट एज्यूम करता है कि जो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन है या एनिमल है इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल्स हिस्ट्री इंक्लूडिंग स्पेशली री-इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट टुगेदर विद द इंडिविजुअल्स करंट मोटिवेशनल स्टेट एंड कंट्रोलिंग द स्टिमुलाई. दैट मीन्स आप यहाँ पर हम पढ़ेंगे री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट को, कि क्या री इन्फोर्स करना होता है. बच्चों के जो आंसर्स हैं या बच्चों की जो लर्निंग है उसको रेनफोर्स करते रहिए ताकि वो और प्रेरित हो और जो है एंथुजियास्टिक हो टू लर्न. Behaviorists give importance to inheritance in determining the behavior. Inheritance and also on environmental factor, कि जो जो environment में factors available हैं उसके थ्रू जो है learning करना. Behaviorism combine करता है elements of philosophy, methodology and psychological theories को. टुगेदर विद जॉन बी वॉटसन अदर और इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव को रिजेक्ट किया एंड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर बाय मेजरिंग द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इवेंट. दिस इज अ की वर्ड. हम यहाँ क्या करते हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसमें सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं. नाउ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो थे इसमें और बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन में सेगमेंटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो बी एफ स्किनर थे ऑब्जर्व किया कि टीचर प्रेजेंटेड द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एट वंस एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू मेक द अनरीजनेबली लार्ज बिहेवियर चेंजेस एट वन टाइम. तो उन्होंने क्या कहा, बी एफ स्किनर ने ये देखा कि टीचर एक ही टाइम पे हर इन्फॉर्मेशन को दे देती है, तो उसने क्या सोचा कि हम उसे सेगमेंटेड इंस्ट्रक्शंस देंगे, 1 by 1 इंस्ट्रक्शन देंगे, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस देंगे. His emphasis on small and segmented bits of instruction. Bits of instruction. Bits मतलब कि छोटे छोटे भागों में हम उसको instructions देंगे ताकि वो समझ सके और उसको अपना सके, राइट. उसके बाद है still replicated in online courses today. जैसे यहाँ क्या होता है, bits of instruction जो है वो as a sort to remedy this, कि इतनी chunk of information आप एक साथ दे दोगे तो बच्चा नहीं लर्न कर पाता है, राइट. जैसे कि अगर आप देखेंगे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो चंक्स में, यानी कि आपको फुल कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं और बच्चा ये समझ नहीं पाता हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट. ठीक है, तो ये भी चीज़ें जो है बच्चा एक फेस करता है. प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन स्मॉलर बिट्स और पीस स्टूडेंट्स कैन हैंडल इज बीइंग यूज्ड एट वेरियस लेवल, कि अगर आप उसे धीरे धीरे करके बच्चे को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो उस चीज़ को समझता है और उसे पढ़ता है, समझता है. थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म जो था कॉन्सेंट्रेट करता था स्टडी ऑफ ओवर्ट बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर. इट व्यू द ब्लैक बॉक्स इन द सेंस की जो रिस्पॉन्स है stimulus का can be observed quantitatively, and some others in the development of behaviorists were Pavlov, Watson, Thorndike and Skinner. इन 4 के बारे में हम पढ़ेंगे इन द बिहेवियरिज्म. सबसे पहले है पैवलॉव. पैवलॉव का जो एक्सपेरिमेंट था वो बिफोर
कंडीशनिंग, रिंगिंग द बेल, कॉज्ड नो रिस्पॉन्स। इसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ेंगे, मतलब दैट इज़ रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, किस तरीके से पावलोव के एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करती है या कहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे पावलोव में, जस्ट जो जो हमारे लिए रेलिवेंट है। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द डॉग, जब हमने उसको पहले बेल बजाई, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर हमने फूड के साथ उसको इनिशिएट किया, तो ड्यूरिंग द कंडीशन बेल वॉज रंग फ्यू सेकेंड्स में डॉग प्रेजेंटेड विद द फूड। और जैसे हमने बेल बजाई, बेल को रिंग किया और तभी हमने उसको फूड सर्व कर दिया, तो उससे कंडीशनिंग कर रहे हैं कि जैसे ही वो बेल बजेगी वैसे ही फूड सर्व हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट कंडीशनिंग, जैसे ही बेल बजी, अलोन प्रोड्यूस्ड सेलिवेशन, उसके मुंह में सेलिब्रेट होने लग गया कि अब मुझे खाना मिलने वाला है। अदर ऑब्जर्वेशंस जो थी, जैसे कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि जैसे ही वंस द डॉग हैज़ लर्न द सेलिब्रेट एट द साउंड ऑफ बेल, जैसे उसने ये लर्न कर लिया है, इट विल सेलिब्रेट एट द अदर साउंड, सिमिलर साउंड ऑल्सो, कि तो जर्नलाइज कर लिया कि ये तो वही साउंड है जिसमें मुझे फूड मिला था, तो उस साउंड को जर्नलाइज कर लिया। और अगर उसी से सिमिलर रिलेटेड कोई साउंड फिर से बजती है तो वो फिर से सेलिब्रेट होता है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, कि मान लीजिए एक दो बारी में आपने उसको बेल बजते ही फूड नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन जैसे आपने गैप में दिया है, जैसे आपने पहले जो है बेल बजी, आपने फूड नहीं दिया, फिर बेल बजी, फिर फूड नहीं दिया, बेल बजी, फूड दे दिया, बेल बजी, नहीं दिया, तो ये एक वो है। लेकिन इसके बाद अगर आप उसको फिर देते रहेंगे देते रहेंगे देते, वो स्पॉन्टेनियस रिकवर कर जाता है बच्चा, उसको ये समझ में आ जाता है कि पहले मुझे मिलता था, अब भी मिलना शुरू हो गया है। डिस्क्रिमिनेट करना, डॉग कुड लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दिस सिमिलर बेल, में अब उसको डिस्क्रिमिनेट, धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि ये वो बेल नहीं है जिस बेल पे जो है मुझे खाना मिलता था, तो वो डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिमिनेशन मतलब चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन करना सीखेगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। एक्सटिंक्शन, कि इफ़ यू स्टॉप पेयरिंग द बेल, अब आप बच्चे ने सीख लिया ना, डिस्क्रिमिनेशन करना सीख लिया, जर्नलाइजेशन करना सीख लिया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी करना सीख लिया, तो अब उसकी इस हैबिट को हटाना पड़ेगा। सो अब स्टॉप प्रेयरिंग द बेल विद द फूड, सेलिब्रेशन विल इवेंचुअली सीज इन रिस्पॉन्स टू द बेल। एक एग्जाम्पल मैं क्लासरूम में देती हूँ, जैसे मैंने बच्चों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैंने बच्चों से कहा, मैंने अपने लर्नर्स बच्चों से कहा कि ठीक है, जो मुझे आंसर करेगा, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा, आई विल गिव अ स्वीट, मैं उसको एक स्वीट दूंगी। बच्चों में एक उत्सुकता आती है कि अगर मैं पहले आंसर करूँगा, ठीक है, तो मुझे स्वीट्स कुछ खाने को, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बच्चों में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, दैट मीन्स मैंने एक क्वेश्चन पुट किया, तो चलिए मुझे बताइए व्हाट इज़ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों ने सोचना शुरू किया कि हमने पढ़ा था, मैंने वहाँ देखा था, ये एग्जाम्पल, मैंने कहा चलिए टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ इट। बच्चों ने सोचना शुरू किया, अपने आसपास चीज़ों को देखना शुरू किया और फास्ट टू फास्ट आंसर देने की कोशिश की। क्या हुआ बच्चों में, क्या हुआ, इंगेजमेंट हुआ, बच्चे इंगेज हुए लर्निंग में। बच्चों को कोई भी जो आउटवर्ड जो भी सिचुएशन है उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे अपनी लर्निंग में इंगेज है। तो इससे क्या होता है, और फिर जो धीरे धीरे मैंने उनके आंसर्स जब लेने शुरू किए, तो मैंने वो स्वीट का पार्ट यानी कि मीठे का पार्ट हटा दिया। बच्चे अब इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब हमें पहले आंसर देना है, बच्चे उस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में इन्वॉल्व हो गए, तो धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, जैसे मैंने अभी आपको यही एग्जांपल दिया है कि इसमें हायर ऑर्डर कंडीशनिंग हो जाती है कि वंस द डॉग हैज़ बिन कंडीशन, एक बार कंडीशन हो गया है, उसको बेल को फूड के साथ एसोसिएट करना हटा देंगे। अनदर अनकंडीशन स्टिमुलस एज द लाइट मे बी फ्लैश, जैसे मैं उसको लाइट फ्लैश करके कंडीशन करने की कोशिश करूँगी सेम टाइम पे, फिर बेल रंग कर, तो ऐसे मुझे जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन उसको करना है। थॉर्नडाइक, ऐसे आप टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, जैसे मैंने अगर क्लासरूम में कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रही हूँ डिपेंड करता है ना। थॉर्नडाइक कहता है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी उनमें था कनेक्शनिज्म, एसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन कीजिए स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स के बीच में, जहाँ उन्होंने दिया लॉ ऑफ इफेक्ट, कि लॉ ऑफ इफेक्ट होता है व्हेन द कनेक्शन जो है बोथ ऑफ देम पॉजिटिवली रिवॉर्ड होता है, तो उसका लॉ ऑफ इफेक्ट दिखता है, क्योंकि वो सिचुएशन स्ट्रेंथन हो जाती है। एंड व्हेन इट इज़ नेगेटिवली रिवॉर्डेड, अगर आप उसे पनिशमेंट करते हो तो इट विल बी वीकेंड, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज हेल्ड दैट द मोर ऑन एसआर जो है बॉन्ड इज प्रैक्टिस्ड द स्ट्रॉन्गर इट विल बिकम, एक्सरसाइज करने से वो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाती है और वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लर्नर मस्ट बी रेडी टू लर्न, लर्निंग ओनली टेक प्लेस व्हेन द बॉन्ड जो है एस और आर का
जो ये बॉन्ड है स्टिमुलस और आर का इज फॉर्म्ड इनटू द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जब आपके बिहेवियर में आ जाता है। नाउ वॉटसन वॉटसन कहते हैं ह्यूमन आर बॉर्न विद अ फ्यू रिफ्लेक्सेस एंड इमोशनल रिएक्शंस ऑफ लव एंड रेज। उनके अंदर ऑलरेडी ये सब चीज़ होती है, कुछ चीज़ें वो लेकर पैदा होते हैं। वॉटसन इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, राइट। सो वॉटसन कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटेड द क्लासिकल कंडीशनिंग इन एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था यंग चाइल्ड, उसका नाम था एल्बर्ट, एंड उन्होंने वाइट रैट को लेके किया था कि जो एल्बर्ट था वो अनअफ्रेड जो था ऑफ द रैट, बट वॉटसन क्रिएटेड अ सडन लाउड नॉइज व्हेन एवर एल्बर्ट टच द रैट। उसको अनअफ्रेड मतलब कि वो रैट से डरता नहीं था, लेकिन हमने उसको अब डराना चालू किया। कैसे चालू किया? जैसे ही लाउड नॉइज आती थी, है ना, जैसे ही वो रैट को टच करता था वैसे ही एक बहुत ज़ोर से लाउड नॉइज आती थी। बिकॉज एल्बर्ट वॉज फ्राइटेंड बाय द लाउड नॉइज, ही सून बिकेम कंडीशन टू फियर एंड अवॉइड द रैट। समझे आप? उसको लाउड नॉइज से प्रॉब्लम था, उस वजह से उसका रिएक्शन कहाँ हो रहा था? रैट पे। वो अब उसको टच नहीं करता था। द फियर वॉज जर्नलाइज्ड टू अदर स्मॉल एनिमल्स। फिर उसने जर्नलाइज करना किया दूसरे एनिमल्स के साथ। वॉटसन एक्सटिंग्विश्ड द फियर ऑफ प्रेजेंटिंग द रैट विदाउट द लाउड नॉइज। सम अकाउंट्स ऑफ स्टडी सजेस्ट कि जो कंडीशन फियर होता है वॉज मोर पावरफुल एंड परमानेंट रह जाता है देन इट वॉज रियली। सो सर्टेनली वॉटसन्स रिसर्च मेथड वुड बी क्वेश्चन टुडे, एंड हिज वर्क डिड डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ कंडीशनिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज सर्टन जो है स्टिमुलाई। This may explain the certain fear, phobias and prejudice that people develop. So basic इसमें ये कहते हैं कि जो वॉटसन थे उन्होंने कंडीशन करके दिखाया कि वो रैट से नहीं डरता था, बट हमने उसको कंडीशन किया। तो उनका बेसिक जो फॉर्मूला था, बेसिक जो उन्होंने बात बोली है वो यही बोली है कि हम बच्चों में कंडीशनिंग कर सकते हैं, हम बच्चों में जो है एसआर कनेक्शन ला सकते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। स्किनर बिलीव्ड कहते हैं एसआर पैटर्न पे ऑफ कंडीशनिंग बिहेवियर। उन्होंने डील किया है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इग्नोर किया है पॉसिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस अकरिंग इन द माइंड। हिज वर्क डिफर करता है फ्रॉम दैट ऑफ प्रीडिसेसर, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग से अलग इनका काम है, राइट। एंड ही स्टडीड ऑपरेंट कंडीशनिंग। उनका जो मेन है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पर वॉलेटरी बिहेवियर्स यूज्ड इन ऑपरेटिंग ऑन द एनवायरनमेंट। धीरे धीरे पढ़ेंगे सब चीज़ें। जैसे कि जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आता है रिस्पॉन्सेज दैट आर रिवॉर्डेड, जो रिस्पॉन्सेज को रिवॉर्ड किया गया है वो रिपीट होंगे, जैसे कि गुड ग्रेड्स। नेगेटिव दोगे, देखिए ये सारे मेथड एक इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड है कि हम बच्चों को किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं फिर से एक बार ये स्लाइड जो है आपको दिखाना चाहती हूँ। पैवलॉव कहते थे कि उनको एक्सपीरियंस मतलब उसको किसी चीज़ के साथ रिलेट करके बताइए, किसी चीज़ के साथ इंस्ट्रक्शंस दे के बताइए, और जब वो उसका इंस्ट्रक्शन मतलब उस चीज़ के साथ जब बॉन्ड क्रिएट हो जाए, कंडीशन हो जाए, तो उस चीज़ को हटाकर ट्राई समथिंग न्यू। तो ये था पैवलॉव का इंस्ट्रक्शन देने का तरीका। थॉर्नडाइक कहते थे उसको लॉ ऑफ इफेक्ट में लाइए, उसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बार बार एक्सरसाइज कीजिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ रेडीनेस कि बच्चे को तैयार कीजिए उस लर्निंग के लिए, तो इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रक्शन का मेथड है, राइट। वॉटसन कहते हैं कि आप बच्चों में जो नहीं है, मतलब बच्चों के अंदर अगर फियर नहीं है या बच्चों के अंदर अगर जागरूकता जो है पढ़ाई के लिए नहीं है, तो आप उसे कंडीशन कर सकते हैं, उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दीजिए। स्किनर किसी चीज़ के साथ रिलेट करके, सेम वही है। स्किनर कहते हैं पॉजिटिव रिवॉर्ड दीजिए, रीइंफोर्समेंट दीजिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोगे तो वो चीज़ हट जाएगी। मतलब अगर बच्चे को हैबिट है नेल बाइट करने की, तो जैसे ही फिंगर उसके माउथ में जाएगी आप उसे पनिश करेंगे, पनिश मतलब आप क्लास के बाहर कर देंगे या उसको एक डांट लगाएंगे, तो बच्चा फिंगर मुंह में ले जाने से पहले सोचेगा कि मैम मुझे डांटेंगी तो मैं इसको नहीं करता हूँ, तो वो जो हैबिट है वो एक्सटेंट हो जाएगी। एक्सटिंक्शन और नॉन रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो रिस्पॉन्सेज हैं दैट आर नॉट रीइंफोर्स्ड आर नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड, वो नहीं होंगे। पनिशमेंट कहता है जो रिस्पॉन्सेज हैं दैट आर बीइंग पेनफुल एंड डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज विल बी सप्रेस्ड बट may reappear if reinforcement contingencies change।
पनिशमेंट कहता है कि आप पनिशमेंट से वो चीज़ें क्या होती हैं, हट जाती हैं, जो पेनफुल एक्सपीरियंस उसको देता है उसकी जो बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। रीइंफोर्समेंट के 4 स्केड्यूल्स थे कि आपको कब कब रीइंफोर्समेंट करना है। फिक्स्ड इंटरवल, मतलब आप एक फिक्स्ड इंटरवल बना लीजिए, उसी इंटरवल के बाद जब आपने 5 मिनट का इंटरवल रखा है तो उसी 5 मिनट्स के बाद उसको री करते चलिए। इससे क्या होता है, बच्चे को पता है कि अगले 5 मिनट में उसको फिर से एक री या एक अच्छी चीज़ उसको मिलने वाली है। सो टारगेट जैसे रिस्पॉन्स है आफ्टर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, ये टाइम से रिलेटेड है। हैज़ पास सिंस द लास्ट री। वेरिएबल मतलब वेरी कर सकते हैं आप इंटरवल में, कि सिमिलर टू फिक्स्ड इंटरवल बट द अमाउंट ऑफ टाइम मस्ट पास बिटवीन द री वेरीज, कि कहते हैं आप इंटरवल में वेरी कर सकते हैं। जैसे आपने अगर आपने 6 मिनट्स लिए हैं अगले रीइंफोर्समेंट में, तो आप 10 मिनट्स बाद जाके उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, या उसको फिर उसके बाद 15 मिनट्स के बाद आप उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं। तो वेरिएबल लाइए। इसमें आता है फिक्स्ड रेशियो में, जैसे मैंने पहले एक चॉकलेट दिया है, 1 चॉकलेट दिया है। सेकेंड जो मेरा जो है रीइंफोर्समेंट का टाइम होगा, तो मैं उसमें जो है इसको 2 चॉकलेट्स दूंगी। अगर मेरा सेकेंड रीइंफोर्समेंट टाइम पे मैं उसको 4 चॉकलेट्स दूंगी, तो फिक्स्ड है ना, ठीक है। तो 1 दूंगी, फिर से 1 दूंगी, फिर से 1 दूंगी, तो मतलब फिक्स्ड रेशियो में यहाँ पे बात हो रही है रेशियो की। फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज मस्ट अकर बिफोर द रीइंफोर्समेंट में अकर। वेरिएबल रेशियोज में, मतलब वही मैं वेरिएबल जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि 1 चॉकलेट दूंगी, फिर 2 चॉकलेट्स दूंगी, फिर से 1 दूंगी, तो इस तरीके से जो रेशियो होगा मेरा रीइंफोर्समेंट देने का वो वेरी करेगा। नाउ टीचिंग इज अ प्रोसेस of arranging the contingencies of reinforcement effectively to bring about the learning. High level of capabilities as a critical thinking, creativity could be taught by the reinforcement. Learning is simply a matter of establishing the chain of behavior. बिहेवियर पे बिहेवियर स्टैब्लिश करने का तरीका है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स अवेलेबल फॉर द लर्निंग स्किल। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको प्रोग्राम किया जाता है। इट कैन बी अ लीनियर, इट कैन बी अ ब्रांचिंग, इट कैन बी अ मैथमेटिक, तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इम्प्लीकेशंस क्या है एजुकेशन में, कि मोस्ट ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑन द बेस्ड ऑफ स्किनर रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड जो है बहुत सारे ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो अवेलेबल हैं। ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर यूजुअली इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. The idea behind the drill software is to increase the frequency of correct answering. ड्रिल का क्या मतलब है कि लोगों के बच्चों के करेक्ट आंसर आए, इसलिए जो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराई जाती है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. दीज पैकेजेस ऑफन आर यूज्ड टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। को मेमोराइज करने के लिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस रखी जाती है, जहाँ पर जो ट्यूटोरियल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं गिव्स द स्टूडेंट द एफिशिएंट पार्ट थ्रू द कॉन्सेप्ट वी वांट टू लर्न. ट्यूटोरियल एंड ड्रिल, यही है ना, ड्रिल एंड ट्यूटोरियल आप ऐसे ले लीजिए, ड्रिल है एंड ट्यूटोरियल है। ड्रिल में क्या होता है, आपको उस चीज़ को मेमोराइज कराया जाता है जो भी कॉन्सेप्ट है, एंड ट्यूटोरियल में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के साथ में प्रोग्रामिंग जो होती है वो मेमोराइज्ड होती है, राइट। नाउ एप्लीकेशन क्या है, ये आता है दूसरा मेथड, ठीक है, जो मेथड है कॉग्निटिव। क्या है दूसरा मेथड, दिस इज द कॉग्निटिविज्म. नाउ वी विल कॉग्निटिविज्म कहता है कि जो रिकॉग्नाइज सच लर्निंग इन्वॉल्व्स द एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड थ्रू कॉन्ग्यूटी एंड रिपीटिशन, राइट। सो अब क्वेश्चन आता है कॉन्टिग्विटी और रिपीटिशन क्या होता है। कॉन्टिग्विटी का मतलब होता है इट इज अ सीक्वेंशियल अकरेंस, जस्ट ओके। कॉन्टिग्विटी का मतलब होता है इट इज द सीक्वेंशियल, यानी कि सीक्वेंस में सीक्वेंशियल अकरेंस होती है, सीक्वेंशियल अकरेंस, राइट, ऑफ एस आर। और उसके बाद जब सीक्वेंशियल अकरेंस होती है उसके बाद क्या कॉज होता है, कॉजिंग एसोसिएशन। आपके माइंड में एसोसिएशन क्रिएट होता है उस चीज़ को लेके, एसोसिएशन
जो होता है इन माइंड, माइंड में एसोसिएशन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूटी, एंड दैट इज द कॉग्निटिव्स। कॉग्निटिविज्म कहता है जो आपकी प्रीवियस नॉलेज आपके पास है उसमें ऐड ऑन समथिंग, आप ऐड कर रहे हैं नॉलेज में, ठीक है। सो नाउ इन्वॉल्व द एसोसिएशन, जिसमें कॉन्टिग्यूटी और उसका रिपीटेशन इन्वॉल्व होता है। जैसे कॉग्निटिविज्म में सबसे पहले यहाँ पे हम जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर, जो ऑसिबल ने दिया था, प्रिपेयर द लर्नर फॉर द मटीरियल दे आर लर्न अबाउट इट, जो वो लर्न कर रहे हैं उसके लिए। इनका बेसिक एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चे जो है वो विजुअल से, यानी कि विजुअल जो चीज़ें हैं उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। स्कीमा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे अंदर एक इंटरनल नॉलेज है, न्यू इन्फॉर्मेशन इज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास ऑलरेडी स्कीमा अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब होता है जो नॉलेज ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में है। जैसे अगर मुझे किसी ने एक एलिफेंट की पिक्चर दिखाई तो मुझे ये पता, मुझे सिर्फ एक नॉलेज है कि एलिफेंट की 4 लेग्स होती है और एक ट्रंक होती है, लेकिन जब मुझे उसको प्रेजेंटली जो है जंगल में मुझे दिखाया गया तो मुझे उसको रिलेट कर पाई कि हाँ इसकी दांत भी होते हैं, इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी लंबी होती है। तो मैंने जो ऑलरेडी मेरे पास जो 2 इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसमें ऐड ऑन करके 4 इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दी। ट्रांसफ़र इफेक्ट, अब मुझे पता है हाथी की इमेज ऐसी होती है, अगर मैं घोड़ा देखूंगी तो मैं उसको हाथी से अलग कर पाऊंगी ना कि हाथी नहीं है ये। ट्रांसफ़र इफेक्ट्स होते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ प्रायर जो हमने लर्न किया था उसको नए टास्क में कैसे इन्वॉल्व करना है। इंटरफेरेंस इफेक्ट्स होते हैं, इट अकर व्हेन द प्रायर जो लर्निंग इंटरफेरेंस है विद द लर्निंग ऑफ न्यू मटीरियल, कि जो आपकी पिछली इन्फॉर्मेशन को लेने में आपको प्रॉब्लम आई थी वो इस बार ही ना आए। 3 स्टेज होती है इसमें कि इनपुट फर्स्ट एंटर अ सेंसरी रजिस्टर्स में जाता है, देन प्रोसेस करता है शॉर्ट मेमोरी में, एंड देन ट्रांसफर किया जाता है लॉन्ग में। जैसे यहाँ पे सेंसरी रजिस्टर्स कौन से होते हैं, इट रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम द सेंसेस। जैसे आपने कोई चीज़ देखी, आपके दिमाग में वो चीज़ है, विच लास्ट फ्रॉम द लेस देन अ सेकेंड्स, यानी कि सेकेंड से भी कम। देखिए हम पूरे दिन में इतनी चीज़ें देखते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं और कुछ विद इन अ सेकेंड्स वॉश आउट हो जाती हैं। बस वही यहाँ बात की हुई है कि जो चीज़ें लास्ट फ्रॉम लेस देन अ सेकेंड तक रहती हैं टू 4 सेकेंड्स तक, देन डिसअपियर हो जाती हैं थ्रू द रिप्लेसमेंट, यानी कि आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, वो सेंसरी रजिस्टर्स में होती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए जो मेमोरी रहती है सेंसरी। देखिए इन चीज़ों का यूज़ किया गया वीडियोस दिखाने में। जैसे वीडियोस आपको मैंने कोई एक स्टोरी चलाई मुझे स्टोरी टेलिंग करना है तो मैंने उसके लिए आपको वीडियो चलाई। वीडियोस में इतने विजुअल्स आते हैं, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं, कुछ चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं बस उसी कॉन्सेप्ट को लेके। मतलब देखिए जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है और वो उस कॉन्सेप्ट का यूज़ उन्होंने क्लासरूम में किया है। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी की, बच्चों की जो मेमोरी होती है ना वो शॉर्ट टर्म होती है, कि सेंसरी जो और कुछ चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में लाइफ लॉन्ग छप जाती हैं। इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंसरी टू एसटीएम। जैसे अगर कुछ तो वॉश आउट बिल्कुल ही हो चुकी है लेकिन कुछ चीज़ें आपने हल्की सी नोटिस की हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। मेमोरी कैन बी रिटेन्ड हेयर अप टू 20 सेकेंड्स तक रहती है यहाँ पे एंड रिहर्स्ड रिपीटेडली। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड द 7 प्लस और -2 आइटम्स। देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो मेमोरी है उसमें कितनी जो है चीज़ें रह जाती हैं और कितनी चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो कि स्टोर रहती हैं, तो कुछ चीज़ें आपने ज़्यादा नोटिस की हैं तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चली जाती हैं, ठीक है। एंड सम मटीरियल्स आर फोर्स्ड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय द रोट मेमोराइजेशन। मतलब आप चीज़ों को लर्न कर करके उसको रोट मेमोराइजेशन कर करके लॉन्ग टर्म के लिए उसको सेव कर लेते हैं। सीरियल पोजीशन इफेक्ट्स होते हैं, इट इज़ वेरी ईजियर फॉर रिमेंबर द आइटम्स फ्रॉम द बिगनिंग और एंड ऑफ द लिस्ट रादर देन दोज इन द मिडल ऑफ द लिस्ट अनलेस दैट आइटम इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट। मतलब सीरियल पोजीशन का मतलब होता है जैसे मैंने 20 आइटम्स हैं यहाँ पे, अब ऊपर की याद रख पाते हैं, नीचे की याद रखते हैं, पीछे की जो बीच में है वो नहीं याद कर पाते, तो वो भी एक इफेक्ट है। देखिए ये एक थ्योरी है, इसका यूज़ जो है टीचर्स क्लासरूम में करती हैं। प्रैक्टिस इफेक्ट्स होता है, प्रैक्टिसिंग और रिहर्सिंग इम्प्रूव रिटेंशन। मतलब बच्चों के दिमाग में रिटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस इफेक्ट, प्रैक्टिस कराइए, especially when it is distributed practice. By distributing practice the learner associate कर पाता है मटेरियल को with the many different context में rather than one context afforded by mass practice. प्रैक्टिस इफेक्ट का मतलब होता है कि इस चीज़ को इस चीज़ के साथ रिलेट करने के बजाय इसको इस चीज़ के साथ रिलेट कीजिए कि ये एक सर्कल है, ये एक 3 साइड ट्राइंगल है, इसके साइड्स नहीं होती हैं, ये सर्कल नहीं होता है,
तो इसीलिए प्रैक्टिस इफेक्ट का मतलब है कि एक सिमिलर चीज़ों के साथ साथ उसको इस डिफरेंट चीज़ों के साथ भी जो है प्रैक्टिस करानी है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट व्हेन द लर्नर कैटेगराइज करता है इनपुट को, जैसे ग्रॉसरी लिस्ट को, तो इट इज़ वेरी इजियर टू रिमेंबर। स्टेट डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जैसे कि इफ़ जो लर्निंग टास्क है टेक प्लेस इन द सर्टन कॉन्टेक्स्ट इट विल बी वेरी इजियर टू रिमेंबर विद इन द कॉन्टेक्स्ट रेदर देन इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसमें ये बात की गई है कि जो लर्निंग होती है वो एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को ईजियर तरीके से याद रहती है, बजाय उसको आप नई चीज़ के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि समझिए, अगर मुझे किसी बच्चे को डॉवरी सिस्टम जो है यानी कि दहेज प्रथा के बारे में बताना है, तो मुझे उसको जो आज की सिचुएशन है उसके साथ रिलेट करके बताना पड़ेगा, बजाय इसके कि जो आने वाला समय है उसके साथ मैं बार बार उसको रिलेट करके बताऊं। तो जो आज की सिचुएशन है, मतलब देखिए आपने अपने सामने पड़ोस में भी देखा होगा कि ऐसी सिचुएशन होती है, जो प्रेजेंटली है बच्चा उससे काफ़ी रिलेट कर पाता है, बजाय जो कि देखिए अगर ऐसा होगा तो वो ऐसा होगा, अगर वो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इससे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। Mnemonics, are strategies used to learners to organize relatively meaningless जो inputs है into more meaningful images में। देखिए निमोनिक्स का मतलब होता है जो काफ़ी आपको लंबी लंबी चीज़ें अगर आपको याद नहीं रहती हैं या पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, तो उसको एक निमोनिक्स बना लीजिए। उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। स्कीमा इफेक्ट्स, if information does not fit the person's schema it may be more difficult for them to remember। कि जो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक एलिफेंट के बारे में, हाथी के बारे में सिर्फ इतना पता है कि उसकी एक सूंड होती है, एक ट्रंक होती है और उसकी 4 लेग्स होती हैं, है ना। मुझे सिर्फ इतना पता है, लेकिन अगर आप मेरे सामने आप बार बार एक जो है घोड़ा लाके बोलेंगे कि ये हाथी है, तो मुझे नहीं बात बनेगी, मुझे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्कीमा ऑलरेडी फिट है मेरे माइंड में, वो इसको अलाउ नहीं करता है जो आप बोल रही हैं। सो इन्फॉर्मेशन डज नॉट फिट द पर्सन स्कीमा। अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो पर्सन के स्कीमा को फिट नहीं करता, मतलब लर्नर समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा है तो है क्यों, इट मे बी मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू रिमेंबर। वो याद नहीं रखता, उसको भूल जाना चाहता है। एंड वॉट दे रिमेंबर, वो क्या याद रखता है जो उसके स्कीमा को सेटिस्फाई करता है ना। यानी कि अगर मेरे को आप हाथी की पिक्चर ला के बोलेंगे कि देखिए इसके पास एक ट्रंक है, 4 लेग्स है, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ ये हाथी है। लेकिन आप बार बार मुझे ये कहेंगे घोड़ा दिखा के कि देखिए ये हाथी है, ये हाथी है, तो मैं उसको याद नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी जो स्कीमा मेरे ऑलरेडी दिमाग में फिट है वो अलाउ ही नहीं कर रहा है इस बात को समझने में। तो वो है स्कीमा इफेक्ट। देखिए अब इन सब चीज़ों का यूज़ किस तरीके से हम लोगों ने मतलब जो है क्लासरूम में यूज़ करते हैं। पॉसिबल एम्फोसाइज करता है सब सम्शन। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर पॉसिबल का नाम आता है तो सब सम्शन, ठीक है, इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन of existing cognitive structure, not the development of new। नया नया नहीं, ऐसा कॉग्निटिविस्ट सजेस्ट करते हैं। कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इज समथिंग न्यू राइट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज उसके पास है उसको रीऑर्गेनाइज करना। कैसे? 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है एडवांस, जो ऑर्गेनाइजर है वो 4 जो है भाग में, यानी कि 4 टाइप्स में आपको मिलेगा। फर्स्ट एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर दैट प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यू नॉलेज, नए नॉलेज का डिस्क्रिप्शन करना, एक्सपोज करना। नरेटिव, जो प्रेजेंटली उसके पास है न्यू इन्फॉर्मेशन इन ए स्टोरी फॉर्मेट में उस बच्चे को बताना। स्कीमिंग ऑर्गेनाइजर्स दैट फ्लिक करता है थ्रू द इंफॉर्मेशन। एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दैट इंक्लूड करता है पिक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव, कॉन्सेप्चुअल पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट मैप। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर को, जो कि डेविड ऑर्सबल ने बनाया था। ड्यूरिंग मीनिंगफुल लर्निंग पर्सन जो है क्या करता है? सबज्यूम करता है या ऑर्गेनाइज करता है या इनकॉर्पोरेट करता है न्यू नॉलेज को अपनी पुरानी नॉलेज में। इसको कहते हैं सब सम्शन थ्योरी, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें एड ऑन समथिंग। आवर माइंड हैज़ अ वे ऑफ सबज्यूम इंफॉर्मेशन इन ए हियरार्किकल और कैटेगरी मैनर इफ न्यू इंफॉर्मेशन इज लिंक्ड विद द प्रायर। अगर हमारी पुरानी के साथ रिलेट करोगे तो हम वेरी इजीली हम उसमें सबमर्ज हो जाएंगे, सब ज्यूम हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट जो प्रायर नॉलेज है इज गिवन टू द एब्सोल्यूट इम्पॉर्टेंस। टीचर्स आर एनकरेज टू टीच प्रायर नॉलेज
फर्स्ट रादर देन न्यू नॉलेज। जैसे मैंने आपको कहा ना, जब वो लेसन प्लान में सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रायर नॉलेज बच्चों की क्या है, उसी के साथ तो आप रिलेट करके बच्चों को बता पाएंगे ना। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को टू द स्टूडेंट्स डायरेक्टली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में। द स्ट्रैटेजी जो रहती है वो बेसिकली मीन्स टू क्लासीफाई, कैटेगरी एंड अरेंज इनटू ए प्रॉपर मैनर, राइट। एप्लीकेशन क्या है कि इट्स वेरी क्लियरली एडवाइस करता है आपको कि जो थ्योरी अप्लाई आप कर रहे हैं ओनली टू रिसेप्शन यानी कि एक्सपोजिटरी लर्निंग इन स्कूल सेटिंग, ही डिस्टिंग्विश द रिसेप्शन लर्निंग फ्रॉम रोड एंड डिस्कवरी लर्निंग। सो बेसिक इसका जो एप्लीकेशन है वो यही है। इम्पैक्ट ऑफ कॉग्निटिव का ऑन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इम्पैक्ट पढ़ते हैं, क्या इम्पैक्ट है। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, राइट, थ्योरी हमने पढ़ ली है कॉग्निटिविज्म की भी। एक पियाजे थ्योरी भी है इसकी, पियाजे पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ी है अभी हमने? पियाजे की थ्योरी पढ़ ली है, हॉस्पिटल की पढ़ ली है, एंड उससे पहले हमने एक और पढ़ी थी, दैट इज ओके, ये दो ही है सब्स्टिट्यूट। ओके, तो किस तरीके से इनकी थ्योरी अफेक्ट करती है। इंस्ट्रक्शनल जो है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फॉलो करता है इटरेटिव प्रोसेस को दैट यूज द इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर्स एज वेल एज द एनवायरनमेंट टू डेवलप द सॉल्यूशन। इंस्ट्रक्शनल एक्सप्लेनेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन करना, डिमॉन्स्ट्रेशन से आप समझ रहे हो चीज़ों को विजुअली दिखाना। इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेट करके एग्जाम्पल्स को बताना। मैच नॉन एग्जाम्पल्स के साथ मैच करना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक सर्कल के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको एक ट्राइंगल का एग्जाम्पल भी दो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल इन गाइडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, सो इट एम्फेसाइज द प्लेस्ड ऑन द रोल ऑफ प्रैक्टिस विद द करेक्टिव फीडबैक। सो बेसिक यही इसका फंडा है क्लासरूम में कि आप चीज़ों को विजुअलाइज, डेमोन्स्ट्रेट करके, इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स देके या उसको जो है मैच करके देखिए नॉन एग्जाम्पल्स के साथ। The influence of cognitive science is instructional design में is evidenced by the use of advanced organizer. निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई मेटाफर यूज़ कर सकते हैं। चंकिंग इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स, यानी कि आप उसको चंक्स में, आप मीनिंगफुल पार्ट्स में डिवाइड करके उस इंफॉर्मेशन को दीजिए। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को सिंपल कर दीजिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए, पहले धीरे धीरे उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए फिर आगे बढ़िए। जीन पियाजे इज ऑल्सो कॉग्निटिविस्ट हैं, वो फोकस करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं मीनिंगफुल इंटरेक्शन करें एक्सपीरियंस और आइडियाज़ के साथ में। उनको एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। उनका जो कॉन्सेप्ट है उसने इन्फ्लुएंस किया नंबर ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि वो इन्फ्लुएंस करते थे साइकोलॉजी को भी, सोशियोलॉजी को भी एंड हिस्ट्री ऑफ साइंस को भी। सो उनके क्या थे स्टेप्स थे, ठीक है। स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट था सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी यानी कि जो बच्चा बर्थ से लेके 2 साल तक का बच्चा है उस एज में बच्चों की जो हैबिट्स हैं, जैसे वो रिफ्लेक्सेस सीखता है, हैबिट्स, आई जो है हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि नोइंग समथिंग एग्जिस्ट यानी कि जो चीज़ सामने है वो पीछे भी है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी सीखता है। 2 साल तक बच्चा ये सब चीज़ें सीख जाता है। एंड पियाजे रेफर टू दिस एज को उन्होंने एक लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिया है कि जो बच्चा 2 साल तक का है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर करके देखता है। सेकेंड स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो कि 2 साल से 7 साल के बच्चों के बीच में रहती है। चाइल्ड बिगिंस टू डेवलप द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स विद द इमेज, मतलब जो इमेज बच्चे ने पहले दी है, जैसे मम्मी ने स्टोरी बुक दिखाई थी उसमें एक एलिफेंट था, उसमें एक लायन था, बट जब आप सामने देखते हैं तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जो इमेज पहले आपने देखी थी अब उसको आप वर्ड्स दे पाते हैं, मम्मा दिस इज एलिफेंट, है ना। आप वर्ड्स सुनते हैं ना, बच्चों की लैंग्वेज में, उनकी इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है ड्यूरिंग दिस स्टेज। नाउ उनकी जो थर्ड स्टेज थी दैट वाज, जो बच्चों की थर्ड स्टेज थी वो थी कॉग्निटिव, यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट की बात हो रही है जो 7 से 12 साल के बच्चों में है, और जिस स्टेज को कॉन्क्रीट यानी कि कॉन्क्रीट में बोला जाता है ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर बच्चा डेवलप करता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, किसकी? लॉजिक्स की। एबिलिटी टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स, अगर आप उसको सर्कल, ट्राइंगल को, और अगर आप डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स को सॉर्टेड आउट करने के लिए बोलोगे तो वो इजीली सॉर्ट आउट करेगा, उसको क्लासीफाई करेगा और रीज़न के साथ करेगा, क्योंकि उसको अब रीज़न पता चल जाता है कि सर्कल वो होता है जिसकी कोई साइड्स नहीं होती हैं, ट्राइंगल वो होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, उसको रीज़न भी पता है, सॉर्टिंग का रीज़न भी पता है। Physical quantities don't change based on the arrangement and appearance of the object.
Now he has given the final stage of formal operational stage, that is जो है ड्यूरिंग द 11, यानी कि बच्चा अगर 11 साल का है और उसकी 15 तक की एज है, सो ड्यूरिंग दिस स्टेज में वो डेवलप कर लेता है हाइपोथेसिस को फॉर्म करना, उसको टेस्ट करना, उसको इवेलुएट करना। सो पियाजे की जो थ्योरी है वो वाइड रेंज इम्पैक्ट करती थी लर्निंग थ्योरीज में एंड टीचिंग मेथड्स इन एजुकेशन। इट अंडरलाइज द थीम ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों की सोच में बदलाव लाए थे। नाउ द थर्ड वन इज बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म से पहले आप ये जान लीजिए कि जो पियाजे ने थ्योरी दी है वो एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक दी है, मतलब स्टेप टू स्टेप दी है। तो इस थ्योरी से टीचर समझ पाई कि अगर 2 साल तक का बच्चा है तो उसकी जो मेंटल कंडीशन है, मतलब वो कितना स्टेबल है, उस टाइम पे कितना कोऑर्डिनेशन कर पाता है, वो समझ पाए। उन चीज़ों को उन्होंने क्लासरूम में अप्लाई किया कि उन्हें ये समझ में आया कि अगर बच्चे की एज 7 से 12 की एज में है तो बच्चा इजीली चीज़ों को सॉर्ट आउट और विद रीज़न कर सकता है। ठीक है, तो उनको ये समझ, तो इस तरीके से उन्होंने क्लासरूम में उसको यूज़ करना शुरू किया। नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि समथिंग न्यू, कोई स्किल को डेवलप करना है। अगर आप डांस सीखना चाहते हैं तो आप उसे डांसिंग जो है फॉर्म, न्यू फॉर्म्स क्रिएट करना है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? वो बिलीव करते हैं जो लर्नर है कंस्ट्रक्ट देयर ओन रियलिटी और एटलीस्ट इंटरप्रेट इट बेस्ड अपॉन देयर परसेप्शंस ऑफ एक्सपीरियंस। सो जो इंडिविजुअल की जो नॉलेज है इज अ फंक्शन ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंसेस, मेंटल स्ट्रक्चर, belief that are used to interpret the objects and events. Now the realistic and radical construction, इसका क्या मतलब है? realistic and radical construction, रियलिस्टिक होता है कि कॉग्निशन जो है, कॉग्निशन मतलब जो आपका मेंटल प्रोसेस है, जो आपके दिमाग में लर्निंग होती है, इस प्रोसेस है जहाँ लर्नर्स इवेंचुअली कंस्ट्रक्ट करता है मेंटल स्ट्रक्चर को दैट कॉरेस्पॉन्ड टू और मैच द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द एनवायरनमेंट। यानी कि रियलिस्टिक में होता है जो मेंटल पिक्चर आपने अपने दिमाग में क्रिएट की है ना, उसको आप कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, एक्सटर्नल पिक्चर से रिलेट करते हैं, है ना। ये होता है रियलिस्टिक। कितना रियलिस्टिक है? एक होता है रेडिकल, जहाँ पे कॉग्निशन सर्व्स टू ऑर्गेनाइज द लर्नर एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड रादर देन डिस्कवर ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी। सो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है यहाँ पे कि वो अपने जो यहाँ मतलब समझते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी होती है एज इट इज़, जो है वही है, उसको डिस्कवर करने की बजाय रेडिकल कंस्ट्रक्शन करना। रेडिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो कोहेरेंट एक्सपीरियंशियल रियलिटी। क्या होता है? जो रेडिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं खुद भी लिख देती हूँ, इट इज़ दी कोहेरेंट एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस से जो मिलती है रियलिटी, कि जो एक्सपीरियंस है उसको रियलेट करने के बजाय, जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लिखा है ना, लर्नर एक्सपीरियंस करता है वर्ल्ड को, ट्राई समथिंग न्यू, कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू रादर देन डिस्कवर द ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी। ऑन्टोलॉजिकल मतलब जो पहले से है उसको डिस्कवर करने की बजाय उसमें नई चीज़ को डिस्कवर करना रेडिकल उसमें आता है, कंस्ट्रक्शन में आता है। सो लर्नर क्या करता है? लर्नर कंस्ट्रक्शन जो है, लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है न्यू आइडियाज़ को बेस्ड अपॉन द करंट या पास्ट नॉलेज। सो वो सेलेक्ट करता है कि कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हेल्प करेगी, उसमें हाइपोथेसिस फॉर्म करता है, डिसीजंस लेता है कि किस तरीके से नॉलेज उसको बढ़ानी है। कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको मीनिंग देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। इट अलाउज यू इंडिविजुअल टू गो बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन। सो इट एनकरेज करते हैं स्टूडेंट की डिस्कवरी कर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर कीजिए। एंड द इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट शुड इंगेज इन द एक्टिव डायलॉग। ब्रूनर ने 1966 में ये कहा कि थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड एड्रेस द 4 मेजर एस्पेक्ट्स देता है। फर्स्ट, कि प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स द लर्निंग, द वे इन विच बॉडी ऑफ नॉलेज can be structured so that it can be mostly readily grasped कर सके by the learner। the most effective sequence होना चाहिए हमेशा प्रेजेंट मटेरियल में, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें सीक्वेंस होना चाहिए rather than chunks ऑफ इंफॉर्मेशन आप उसके ऊपर थोप दें। नेचर एंड पेसिंग ऑफ रिवॉर्ड्स होना चाहिए कि अगर बच्चे ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है तो उसको आप रिवॉर्ड देके उसको जो है आगे उसकी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्या दिए थे? रेडीनेस होना चाहिए, है ना, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो। इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी कंसर्न विद द एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट दैट मेक द स्टूडेंट्स विलिंग एंड एबल टू लर्न।
स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं शुड बी स्ट्रक्चर लाइक ग्रास, कि ऐसे होनी चाहिए कि बच्चा उसको समझ पाए, ले पाए। देखिए, इसका स्पाइरल का मतलब होता है कि आप ऐसे ना जाके आप उसको उस चीज़ पे वापस आइए, फिर एक नया कॉन्सेप्ट उठाइए, फिर उस चीज़ के बाद फिर एक नई चीज़ को ऐड ऑन करते रहिए। तो ये एक स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके साथ बच्चे जो है चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इंस्ट्रक्शन शुड बी डिज़ाइंड, इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली डिज़ाइन कीजिए। सॉरी, यस, विगोस्की का भी था, एक विगोस्की ने भी दिया है जिसमें विगोस्की कहते हैं बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रही है, फंडामेंटल रोल प्ले किया उन्होंने सोशल इंटरेक्शन में, जहां उन्होंने बात की कि टू ऑफ विगोस्कीज मेन प्रिंसिपल रहे हैं, जहां पर उन्होंने MKO, ठीक है, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल यानी कि ZPD। MKO कहता है कि मोर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन द लर्नर एंड कैन बी टीचर, पीयर और पॉसिबली अ कंप्यूटर। मतलब कि मोर नॉलेज को लेना, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है आप उसको लीजिए। पॉसिबली ZP जोन डेवलपमेंट, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज वो एरिया होता है बिटवीन व्हाट द लर्नर कैन डू एंड कैन नॉट डू के बीच का एरिया, कि मतलब एक पेपर को क्रैक करना और उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो उसकी एबिलिटी है, उसके बीच का जो गैप है, उसको ZPD का नाम दिया गया था। वाइल द लर्नर इज इन दी ZP, MKO प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड स्कोफोल्डिंग टू असिस्ट देम। इसकी एक पूरी वीडियो मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए हमें ये सीखना है कि जो उनकी ये थ्योरीज हैं वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प करती हैं। एजम्पशन क्या रहे हैं कि जो लर्निंग है एक एक्टिव प्रोसेस है, जहाँ पर मीनिंग इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बेसिस पे मीनिंग डेवलप किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ होती है, कॉन्सेप्चुअल कम्स फ्रॉम द नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग, शेयरिंग ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव and the changing of our internal representations through collaborative learning। नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है एक्सपीरियंस से, लर्निंग इज अ पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, लर्निंग शुड बी सिचुएटेड इन रियलिस्टिक सेटिंग में होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म ऑन दी अदर हैंड प्रमोट करता है मोर ओपन माइंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस हो, not easily measured and may not be same as each learner। other examples जैसे इन्होंने दिए थे, एक स्कीमा थ्योरी, कनेक्शन करना, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया यूज़ करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को बच्चों के जो है इम्प्रूव कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव साइड्स ऑफ कॉग्निटिविज्म सपोर्ट करता था यूज़ ऑफ मॉडल्स को, ताकि हम सिस्टम में इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ, राइट। नाउ द फॉलोइंग जो इम्प्लीकेशंस हैं, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, कि जो हम इम्प्लीकेशंस निकाल रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म से वो क्या है। पहला आता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो डिज़ाइन प्रोसेस है शुड बी कंसर्न होना चाहिए डिज़ाइनिंग एनवायरनमेंट से विच सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो ऑब्वियसली हमारे आसपास के नेचर से रिलेट होना चाहिए, विच इज़ बेस्ड ऑन द इंटरनल नेगोशिएशन विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेटिंग द मेंटल मॉडल्स यूजिंग दोज मॉडल्स विच एक्सप्लेन यू। वो मॉडल यूज़ करिए जो सिंपली एक्सप्लेन करें, प्रिडिक्ट करने में हेल्प करे, इन्फो करे एंड रिफ्लेक्ट करें, है ना। उन मॉडल्स को हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करना है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है इज बेस्ड ऑन सोशल नेगोशिएशन, जहाँ पे यूज़ किया जाता है शेयरिंग ऑफ रियलिटी विद द अदर यूजिंग सेम और सिमिलर प्रोसेस में जो यूज़ हो रहा है। डिज़ाइन करिए फैसिलिटेटेड बाय एक्सप्लोर करके रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को, एक्सप्लोरिंग समथिंग रादर देन डिस्कवर ऑन्टोलॉजिस्ट रियलिटी, ठीक है। नाउ डिज़ाइन रिजल्ट्स, डिज़ाइन करना है मेंटल मॉडल्स को एंड प्रोवाइड द मीनिंगफुल। बच्चों कोशिश कीजिए कि मेंटली बच्चे स्ट्रक्चर क्रिएट करें, वो मेंटली स्ट्रक्चर क्रिएट करने से जो उसमें फिल गैप्स हैं वो बच्चे खुद ही फिल करते रहते हैं अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज को लेते लेते। तो बच्चों के अंदर हमें मेंटल मॉडल क्रिएट करना है ताकि बच्चे अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर को क्रिएट कर सकें। ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्निंग एंड यूजिंग द कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, जो आपने नॉलेज कंस्ट्रक्ट की है, दैट शुड बी सपोर्टेड बाय द केस बेस्ड प्रॉब्लम।
कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन प्रोसेस रिक्वायर करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ओन थिंकिंग। बच्चे अपनी थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, स्क्रॉल करें कि हाँ मैंने ये सोचा था, हाँ मैंने ये समझा था। उसको जितना वो स्क्रॉल करेंगे उतना ही वो प्रॉब्लम को सोल्यूट कर पाएंगे। इट रिक्वायर्स द कोलैबोरेशन अमंग लर्नर्स एंड विद द टीचर्स। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, दैट इज़ बिहेवियरिज्म, second one is cognitivism, and third is कंस्ट्रक्टिविज्म। ये तीनों चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ये 3 लर्निंग थ्योरीज हमने पढ़ी हैं। 3 लर्निंग नहीं, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो लर्निंग थॉट्स या लर्निंग थ्योरीज हैं वो थ्योरीज हम क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ वो गैजेट्स नहीं होता है। चीज़ें, यूजेस, थ्योरीज जो हम क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प करती है उसके बारे में बात करते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है या मुझसे गलत बोला गया है या समझाया गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे।